हेलो दोस्तों फ्लेमिंगो बुक में आपकी जितनी भी पोएम्स है उन सब पोएम्स को हम इस एक वीडियो में वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मेरा टारगेट ये है कि 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूँ। इसलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, जो आपका ग्रामर पोर्शन है जिसमें आपका 20 मार्क्स के ग्रामर्स के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें नोटिस ऐप जॉब एप्लीकेशन वगैरह जितने भी है उनको सब में मैंने वन शॉट में कवर करा रखा है। 40 मिनट की वीडियो है, वो आप देख लेना। अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पोएम में हम सबसे पहले बात करते हैं माई मदर एट 66। दोस्तों, ये पोएम कमला दास द्वारा लिखी गई है और इसकी हम बैकग्राउंड स्टोरी जान लेंगे, समझ लेंगे क्या कहना चाहता है पोएम में। और इसकी जो कुछ पोएटिक डिवाइस हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो दोस्तों, इसमें कमला दास ने अपनी माँ के बारे में लिखा है। उनकी माँ 66 ईयर की हो गई है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी मर जाएंगी। उनका जो चेहरा है वो काला पड़ गया है बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पर बिल्कुल कोई रोशनी है ही नहीं, मुरझा गया है उनका चेहरा। तो ऐसे ही कार में जा रही हैं वो, कोच्चि से एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, कोच्चि एयरपोर्ट तक। तो तब उन्हें ऐसा फील हो रहा है, अपने मतलब कमला दास को फील हो रहा है अपने माँ के बारे में ऐसा। तो उसी पे ये पोएम लिखी गई है। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को, एक एक चीज आपको मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों। ऑन हर वे बैक टू कोचिन द पोइट लुक्स एट हर मदर। जब पोइट कोच्चि से आ रही थी, कोचिन एयरपोर्ट से आ रही थी, तब वो अपनी माँ को देखती हैं। वो कार में बैठे अपनी माँ को देखती हैं और महसूस करती हैं फाइंड्स हर वीक एंड लेकिंग इन एनर्जी एंड लाइफ। जो उनकी माँ की जो ज़िंदगी है उसमें से जो खुशियाँ हैं, उनकी जो एनर्जी है, जो उनमें ऊर्जा बची थी, वो अब धीरे धीरे नष्ट हो गई है। हर मदर्स एक मिनट हर मदर्स एगिंग डिकेइंग हेल्थ एंड फियर ऑफ लूजिंग हर कोज द पोइट मच पेन। पोइट को ये सोच के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वो फील करती हैं इस चीज़ को कि अब उनकी जो हेल्थ है वो भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उन्हें लगता है कि अब उनकी माँ उनके साथ छोड़ देंगी, उनको ऐसा फील होता है। सेकंड पैराग्राफ में हम देखें तो ऐसे ही मतलब उनके मन में ये बातें चल रही होती हैं पोइट कमला दास के मन में। और फिर वो उस अपने मन को डाइवर्ट करना चाहती है। डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती है, टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम सच नेगेटिव थॉट्स। जो उनके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे अपनी माँ को लेकर कि माँ अब जिंदा नहीं रहेंगी, ऐसा हो जाएगा, तो उन थॉट से वो छुटकारा पाना चाहती थी और उससे अपने मन को डाइवर्ट करना चाहती थी, दूसरी जगह लगाना चाहती थी। सी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड। वो बाहर की तरफ देखती है और क्या देखती है, फाइंड्स द ट्रीज रनिंग द यंग चिल्ड्रन स्प्लिंग रसिंग आउटसाइड ऑफ होम्स। वो क्या देखती है, कार से बाहर जब देखती है तो जो पेड़ है, कार के बाहर जो पेड़ है वो भाग रहे हैं। उनको महसूस ऐसा होता है जब गाड़ी चलती है, आपने देखा होगा कि जब गाड़ी चलती है तो आपको ऐसा लग रहा है पेड़ भाग रहे हैं। दरअसल पेड़ नहीं भाग रहे हैं, उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड होती है, तब हमें लग रहा है कि पेड़ भाग रहे हैं। और जो बच्चे खेल रहे थे उनको भी वो देखती है। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रनिंग, ये जो है फाइंड ट्रीज रनिंग और यंग चिल्ड्रन स्प्लिंग। इनमें से जो पोएटिक डिवाइस है वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। आगे है द फेस ऑफ पोइट्स मदर सिंबलाइज फ्रेटली ड्यूलनेस एंड इनएक्टिविटी, वेयर एज मैरिज चिल्ड्रन एंड यंग ट्रीज सिंबलाइज वेगर एनर्जी जील एंड जॉय। अब वो तुलना करती है, तुलना किस चीज़ की करती है, देखिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आएगा। देखिए तुलना वो करती है अपनी माँ के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, माँ के खिलाफ आ रहे थे वो नेगेटिव थॉट्स की, मेरी माँ ऐसे हो जाएगी, मतलब माँ का जो चेहरा है वो डूलनेस है, बिल्कुल फ्रेटली है। और दूसरी तरफ वो देखिए कि जो चिल्ड्रन है कितने खुश है, और जो यंग ट्रीज है वो कितने अच्छे से मतलब भाग रहे हैं। वो सिंबलाइज है इस चीज का। झील और जॉय का, यहाँ पे झील का मतलब होता है उत्साह है और जॉय का मतलब होता है आनंद। तो ये चीज आनंद और जॉय देती है उसे, पोइट को। लेकिन जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है दोबारा, तो वो चीज उसे दुखी देती है। देखिए दो चीज दिखाई गई है, एक तरफ सैडनेस है और एक तरफ हैप्पीनेस है। सैडनेस कब है पोइट को, जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है। लेकिन हैप्पीनेस कब है, जब वो कार से बाहर उन ट्रीज को देखती है जो भाग रहे हैं और उन बच्चों को देखती है जो खेल रही हैं। आगे है
as the late winter's moon loses its magnificence and beauty when it's covered with fog. Similarly, poet's mother has lost her youthful look, vitality and हाँ दोस्तों, अगर ये पोएम कैसे क्यों सुना है तो आप इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो इनको आप लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे है। अब पोएट क्या कह रही है कि जो मेरी मदर है वो अपने यूथफुल, अपनी जवानी को खो चुकी है और वो अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरह बढ़ रही है। आगे क्या कहना चाहती है कि एट द एयरपोर्ट वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर द पोएट स्माइल्स एंड रिजर्स हर मदर दैट ऑल इज वेल। आल्सो सी ट्रीज also she tries to hide her fear of losing from her mother। अब जो वो कोचिन एयरपोर्ट से उतरती है तो अपने माँ को वहाँ से बाय कहती है और कहती है कि सी यू सून अम्मा। ऐसा भी एक वर्ड आता है सी यू सून अम्मा। सी यू सून में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस भी आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कहती है अपनी माँ को तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी जब तक मैं आऊँगी। तो ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। अब पोएटिक डिवाइस मैं आपको बताऊँ तो इसमें जो पर्सोनिफिकेशन जो इसमें बताया गया था ना, ट्रीज रनिंग, जो पेड़ भाग रहे हैं, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण किया गया था, इसमें ये भी है। और इसमें एलिट्रेशन भी है। दो अलंकार ज़्यादा उपयोग हुए हैं, दो पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन कहाँ पे है? एलिट्रेशन वहाँ पे भी है, सी यू सून अम्मा। एस की आवृत्ति हो रही है 1 की, वहाँ पे भी है सी यू सून अम्मा। तो ये दोनों है, इसमें ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है पोएटिक डिवाइस। अब सेकंड पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरुदा जिनका नाम है, उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो इस पोएम में क्या कहा गया उन्होंने? इस पोएम में उन्होंने सभी को, जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी को चुप रहने के लिए कहा गया है। कितनी देर के लिए? केवल 12 सेकंड के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ पल के लिए हम चुप हो जाएं, हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उनको रोक दें। जितने भी लोग हैं वो ऑफिस में हैं तो कुछ देर के लिए वो रुक जाएं। जितनी भी टीचर हैं थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बच्चों को रुक जाएं। जितने भी बच्चे हैं वो शरारत करने के लिए थोड़ी देर रुक जाएं। जितने भी फिशरमैन हैं वो मछलियों को मारने के लिए थोड़ी देर रुक जाएं। जितने भी सैनिक हैं वो थोड़ी देर रुक जाएं और सोचें कि वो क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। और जितने भी लड़ाइयाँ होती है उनको सब रोक दो, क्योंकि इससे तबाही होती है। तो इसमें बहुत अच्छी पोएम है। इसमें जो पोइट है वो हमें रुकने के लिए कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कीपिंग स्टिल एंड क्वाइट विल फैसिलिटेट इंट्रोस्पेक्शन एंड ए फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी। The use of number 12 can be associated with 12 hours of the clock of number of months, year, completion of a cycle। इस पोएम के अकॉर्डिंग पोएट क्या कहना चाहता है? इस पोएम के अकॉर्डिंग वो कहना चाहता है कि कुछ देर के लिए तुम कीप ही हो जाओ, चुप हो जाओ। कीपिंग स्टाइल एंड क्वाइट यानी कि थोड़ी देर के चुप हो जाओ तुम, और अपनी फीलिंग को, अपनी जो यूनिवर्सल तो जो थॉट्स हैं आपके अंदर के, उनको महसूस करो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, ये कहना चाहता है पोइट। और क्या क्या कहना चाहता है? जो नंबर ऑफ 12 है वो किस बात का प्रतीक है? कि एक घड़ी में जब 12 बजते हैं तो उसमें भी 12 लिखे जाते हैं। मतलब एक घड़ी में भी 12 नंबर्स होते हैं, काउंट ऑफ नंबर्स 12 होते हैं। और एक ईयर में भी 12 ऑफ मंथ्स होते हैं। तो ये 12 इस बात का प्रतीक है कि आप 12 सेकंड चुप हो जाओ और अपने आप को पहचानो, जानो कि तुम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, और अपने अंदर आत्मा को खोजो। आगे क्या कहते हैं पोइट? आगे कहते हैं द पोइट सेज दैट साइलेंस विल बी एक्सोटिक बिकॉज इट विल बी ए ब्लिसफुल मोमेंट, ए नियर डिवाइन एक्सपीरियंस व्हेन वी विल बी टुगेदर। इसमें बाद में पोइट कहना चाहते हैं कि तुम चुप होके अपने जो अंदर की जो जो सांस ले रखी है आपने, जो हवा भर रखी है, उसको थोड़ी देर के लिए एक्सहेल कर दो, एक्सोटिक कर दो, बाहर निकालो। और अंदर के जो विचार है उनको महसूस करो कि आपके विचार आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपके जो विचार है वो आपको किस तरफ लेना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान करो। सिंपल ये कहना चाहता है कवि। आगे क्या कहना चाहता है? इन दैट एक्सोटिक मोमेंट इवन the fisherman would not harm the whales,
सेल्ट गैदरिंग रिप्रेजेंट दोज एडिंग कंफर्ट टू लाइफ। अब इसमें यह क्या कवि एक फिशरमैन के बारे में कहता है कि जो फिशरमैन है वो मछलियों को पकड़ता है और उनकी हत्या करके उनको भी खाता है। तो वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उन मछलियों को ना मारो, तुम थोड़ी देर के लिए उन मछलियों को माफ कर दो और तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हर चीज में आपको ये चीज मिलेगी कि थोड़ी देर के लिए रुकने को कहता है कवि, थोड़ी देर के लिए रुकने को कहता है पूरी कविता में। आगे हम बताएं तो इसमें बता रखा है बाय ग्रीन वॉर्स द पोइट मीन्स वेगिंग वार अगेंस्ट आवर ग्रीन जोन एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। जितने वॉर्स होते हैं ग्रीन वॉर्स, इनको रोक दो, इनसे सिर्फ तबाही होती है, इनसे तो सिर्फ हैविक ही होता है सॉरी, तबाही होती है और जो हमारा नेचर है, जितने भी ह्यूमंस बींग्स है, जितने भी मनुष्य इस पे आए हैं, उन सबको इससे नुकसान ही होता है इन ग्रीन वॉर से। इसलिए इस वॉर्स को थोड़ी देर के लिए रोक दो, इनको भी शांत करो कि थोड़ी देर के लिए वो लड़ाई ना करें, इनको समझाओ। बाय वॉर्स विथ गैस, जो गैस से जो छोड़ा जाता है, लड़ाई किया जाता है, इनको रोको। वॉर्स विथ फायर, फायर से जो अग्नि मतलब जो लड़ाई की जाती है, अग्नि और जो केमिकल्स परमाणु बम है, इनको रोक दो थोड़ी देर के लिए। आगे भी कहता है द पोइट मीन्स न्यू वेपन्स, जितने हथियार है जिनके हम उपयोग करते हैं उनको रोक दो। ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लाइक विथ एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वार्स विथ केमिकल्स, जितने भी परमाणु हथियार आपने बना रखे हैं, दूसरे देश पे आप हमला करते हैं, अपने मतलब लोगों को आप मारते हैं, तो इनके लिए थोड़ी देर आप युद्ध ना करें और रुक जाएं। वो थोड़ी देर रुकने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि आप अगर थोड़ी देर अपने आप को महसूस करेंगे तो आप हर रोज अपने आप को महसूस करने लगेंगे। इसलिए कवि ये कहना चाहता है, सीधी सी बात ये कहना चाहता है कवि कि ये जो हम जितनी भी इनएक्टिविटी करते हैं ना, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और प्रकृति भी इससे अपना प्रकोप दिखाती है फिर। इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए चुप होना चाहिए और अपने आप को ही इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, द पोइट स्टेट्स, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हम। द पोइट स्टेट्स दैट वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड what life means in terms of activities, which actions are worthy of being done and which are not। पोइट ये कहना चाहता है कि तुम कुछ भी ना करो, इसका मतलब तुम कुछ भी ना करो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी जिंदगी कुछ ना करो। थोड़ी देर के लिए कुछ ना करने में और पूरी जिंदगी कुछ ना करने में बहुत बड़ा अंतर है। मान लो कि आप पूरे दिन की कोई ना कोई काम करते हो, कोई ना कोई कार्य करते रहते हो, लेकिन अपने आप को आप वक्त नहीं देते कभी भी, क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं इस जिंदगी में, हम अपने आप को वक्त दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए पोइट भी यही कहना चाहता है कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी बचाओ और अपने आप को समझो, जानो कि तुम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो। तो आपकी पोइट का ये जो पोएम थी वो यही है, कीपिंग क्वाइट। इसमें कुछ हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें विदाउट रस और विदाउट इंजन्स, इसमें रिपीटेशन हुआ है बार बार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार जैसे हिंदी में कहा जाता है। एलिट्रेशन भी है, सडन स्ट्रेंजर्स कहा गया था इसमें, और एक दो और पर्सोनिफिकेशन भी इसमें बताया गया है, प्रकृति का वो किया गया। जहाँ पे प्रकृति का वर्णन होता है वहाँ पे आप समझ जाना पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ये 2-3 पोएटिक डिवाइस भी थे इसमें। थर्ड हम देखें ए रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखी है ये कविता। इसमें देखिए मोटा मोटा हम बताएं तो क्या है, आपने गांव के लोग देखा है आपने कभी गांव में रहा है, अपने गांव में कभी जिंदगी जी है, तो उसके बारे में देखिए, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो इतना नहीं कमा पाते कि उनकी रोजी रोटी का भी काम चल सके। इसलिए रोड साइड स्टैंड का मतलब ये है कि एक रोड साइड के पास में एक घर होता है, वहाँ पर एक दुकान लगी होती है और वहाँ दुकान पर एक व्यक्ति सब्जियाँ, फल ये सब बेचता है। लेकिन जो उस सड़क से जो गाड़ियाँ गुजरती है उन अमीर लोगों की, वो वहाँ से कुछ सब्जियाँ नहीं खरीदते। वो ये चाहते हैं कि वहाँ मतलब वहाँ पर देखना भी वो नहीं चाहते, वो इन लोगों की तरफ देखते भी नहीं है। और इस चीज़ में पॉलिटिशियन भी शामिल है। और बस इसी पे है ये कविता, और आगे हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। द रूरल फोल्क हैव सॉरी, द रूरल, आज गला सही नहीं है मेरा इसलिए थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। द रूरल फोल्क हैव इरेक्टेड ए रोड साइड स्टैंड बाय एडिंग ए शेड टू एन ओल्ड हाउस
by the roadside of the road. They sell berries, squash and squash its। तो उसमें ये बताया गया है कि जो रोड है, जो मतलब एक तरीके से हाईवे आप मान लीजिए, उसके बगल में एक दुकान है। उस दुकान पे एक ग्रामीण लोग है, व्यक्ति है, वहाँ पर एक दुकान कर रखी है। उस दुकान से वो सब्जियाँ, फल मतलब वहाँ पे उगाते हैं, खेती करते हैं ग्रामीण लोग। तो वहाँ पे सब्जियाँ वो बेचते हैं सड़क के किनारे। लेकिन वहाँ से जितनी गाड़ियाँ गुजरती है, कोई उनसे सब्जियाँ नहीं खरीदता है। फर्स्ट लाइन पैराग्राफ, यू अंडरस्टैंड। सेकंड है द policed city people feel irritated at the shabby stand which is clumsily painted and the signals turned into wrong direction। वो जो लोग जाते हैं यहाँ से, वो कभी कभी भटक जाते हैं, रास्ता लॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन कम से कम उनकी तरफ देखते भी नहीं है। वो जो वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती है, उनमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नीचे उतरता नहीं है और ना उनके बारे में पूछता है कि तुम यहाँ पर दुकान क्यों कर रखे हो। नहीं, कुछ भी उनसे नहीं पूछता है। बस उनको ख्वाब है कि बस अपने रास्ते पे जाना है। कवि ने यहाँ पर गरीब लोगों का जो जीवन है उसको घेरा है कि वो अपनी कैसी ज़िंदगी बिताते हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि द रोड साइड पीपल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर एम इज़ नॉट ए बेग बट टू अर्न सम कैश टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो बस इतना ही पैसा कमा पाते हैं कि वो अपने जीवन का गुजारा कर सके। 2 वक़्त की उन्हें रोटी मिल जाए, उनके लिए यही बहुत बात होती है। आगे और क्या बताया गया कि बट द ग्रेडी गुड डोर्स एंड बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे लाइक एज पॉलिटिशियंस एक्सप्लोट एंड चीट दिस हॉनेस्ट हार्ड वर्किंग रूरल पीपल। जो अब पॉलिटिशियन पे भी प्रहार किया गया है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो पोइट है, उन्होंने पॉलिटिशियन पे भी के बारे में भी कहा है कि जो पॉलिटिशियंस है वहाँ के, वो भी सिर्फ वोट के लिए ही उन ग्रामीण लोगों का इस्तेमाल करते हैं और ग्रामीण लोगों की तरफ वो देखते भी नहीं है। वो बस लालच में, एक लालच है, उनको लालच दिया जाता है गांव वालों को, और जो वहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनको बस एक लालच दिया जाता है और लालच की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखें, द स्टैंड ओनर सफर ए चिल्ड्स लॉन्गिंग, ए डिजायर दैट सिटी पीपल would stop and purchase a few items, thus helping them to earn hard cash. But this longing is when as the car owners stop only and inquire about fuel, where the road was leading to, and for taking a U-turn। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें। अब जो ग्रामीण की जो मतलब सड़क पे जो मतलब मान लीजिए कि दुकान है, वो दुकान वाले ये सोचते हैं, जो ग्रामीण लोगों ने लगा रखी है, वो ये सोचते हैं कि कोई यहाँ से उतरेगा, उन्हें आस होती है कि कोई उतरेगा, कोई हमसे सब्जियाँ खरीदेगा। लेकिन वहाँ से कई गाड़ियाँ गुजरती है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उतर कर देखता भी नहीं है उन्हें। और उतरते भी हैं तो क्या पूछते हैं कि तुम्हारे पास फ्यूल मिलेगा, तुम्हारे पास पेट्रोल मिलेगा। तो वो ग्रामीण लोग कहते हैं कि हम पेट्रोल नहीं बेचते, हम केवल सब्जियाँ बेचते हैं। तो वो बिना सब्जियाँ खरीदे ही चले जाते हैं, बस फ्यूल के लिए उतरते हैं। और यू टर्न लेने के लिए वो कहीं रास्ता भूल जाते हैं, तो पूछते हैं कि यहाँ ये रास्ता कहाँ पे जाएगा। रास्ता पूछने के लिए वो उतरते हैं। तो इन 2 बातों के लिए वो उतरते हैं, क्या तो फ्यूल के लिए और कोई यू टर्न के लिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे हम देखें, द पोएट फील्स द पेन एंड डिसअपॉइंटेड ऑफ द पीपल एट रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड के जो पास में जो लोग रहते हैं, उनकी तरफ जो उनकी मजबूरी है उस पर उनको साकार किया है हमारे सामने और एक पोइम के रूप में रखा है, ताकि हमें अपनी लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बदलना चाहिए और ग्रामीण लोगों का भी थोड़ा फायदा हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो पोइट ने यही कहा है, आपकी कविता यही है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए जॉय फॉर एवर एवर। तो इससे जॉन किट्स ने लिखा है, जो कि एक प्रकृति प्रेमी कवि थे, जिन्होंने बहुत पहले लिखी थी कविता, सन 1764 के लगभग लिखी थी उस टाइम पे। तो उसमें इसमें क्या कहा गया है, इसमें कोई सुंदर चीज़ के बारे में बताया गया है। मान लीजिए कोई सुंदर चीज़ है जो आपको हमेशा खुशी देती है, लाइक एज आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई और चीज़ हो जो आपकी मतलब आपको खुशी देती है, या कोई प्रकृति हो, नेचर हो, कोई आपको फूल हो जो आपको हमेशा खुशी दे। ना ना, ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको एक दिन खुशी दे और दूसरे दिन आपको वो बुरी लगने लगे। नहीं, ऐसी चीज़ के बारे में कवि बात नहीं कर रहा है। कवि ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो आपको हमेशा खुशी दे।
आज से लेकर जब तक आप मरो वो चीज़ आपको खुशी देती रहे। ऐसी चीज़ के बारे में आप अपने आप सोचिए कि क्या चीज़ है ऐसी जो आपको हमेशा तक खुशी देगी। आगे हम देखें, ए ब्यूटीफुल थिंग्स इज एटर्नल, नेवर लॉसेज इट्स चार्म एंड हैज ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स। द पोएट इक्वल्स ब्यूटी टू हैप्पीनेस। पोएट कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुशी देती है। वो जो मैंने अभी पहले बताया वो सारी चीज़ें इस लाइन में बता रखी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है। आप एक बार अंदर ही अंदर सोचिए उस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ आपको खुशी देती है। ऐसी चीज़ जो आपको एक दिन नहीं, पूरे वक्त हमेशा के लिए आपको वो खुशी दे। मान लीजिए आपको एक फूल पसंद आता है, दूसरे दिन आपने दूसरा फूल देखा, तो उस फूल से आपका ध्यान हटकर दूसरे फूल पे चला गया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपका ध्यान, मान लीजिए आपकी माँ है, वो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप एक दिन दूसरी माँ से प्रेम करें और दूसरे दिन दूसरी माँ से, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमेशा के लिए है, आप उनसे ही हमेशा के लिए प्रेम करेंगे और हमेशा वो आपको खुशी देंगी। तो ऐसी चीज़ ढूँढिए जो आपको हमेशा खुशी दे, ना कि एक दिन के लिए वो खुशी दे। चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें प्रकृति के बारे में बताया है ज़्यादातर। प्रकृति के बारे में आप सोचिए कि प्रकृति आपको हमेशा खुशी देती है या आपको एक दिन के लिए खुशी देती है। इसके बारे में आप विचार कीजिए। सेकंड हम देखें, बाय ब्यूटी किड्स मीन द सन। जो ब्यूटी किड्स क्या है उनके उदाहरण दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन आपको ध्यान रखना है। बाय ब्यूटी किड्स मीन द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज। देखिए जो सूर्य है, जो सन है, वो भी हमें खुशी देता है, वो हमें हमेशा के लिए अच्छा लगता है। ऐसा थोड़ी ना कि भाई आपको आज दिन है तो आपको आज ही दिन अच्छा लगे, मतलब आपका दिन बुरा हो सकता है लेकिन वो जो उगने वाला जो सूर्य है, जो सूरज है, वो आपको बुरा नहीं लग सकता। द मून, जो चंद्रमा होती है, रात को आप चांद देखते हैं तो वो भी आपको अच्छा लगता है। ओल्ड एंड यंग ट्रीज, जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हैं, ये भी तो आपको अच्छी तरह एक हैप्पीनेस देते हैं, एक पॉजिटिव थॉट देते हैं आपको। दैट गिव सेड। सेड का मतलब है कि एक कोई पेड़ हो जो कि पूरे जंगल में खिला हुआ हो, सबसे बड़ा हो पेड़, तो वो भी आपको खुशी देगा। और क्लियर रिल्स, जो झरने हैं, बहते झरने, जो झरने बह रहे हैं, वो भी आपको खुशी देते हैं। मस्क रोज, एक खिला हुआ गुलाब, मान लीजिए एक वाइट रोज है खिला हुआ, कितना आपको खुशी देगा वो। एक कमल का फूल है, वो भी आपको कितना खुशी देता है और आपको कितना अच्छा लगता है। तो ये सब ब्यूटी किड्स हैं, ये प्रकृति के ब्यूटी किड्स हैं। आप अपने रियल लाइफ के ब्यूटी किड्स ढूंढिए। दीज आर ऑल पावर टू uplift man's spirit by providing sense of peace and serenity। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी ये पावर है, जितने भी ये हैप्पीनेस के पावर है, ये हमें अंदर से मोटिवेशन करते हैं और हमें एक प्रोवाइड, मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं, एक शांति, एक पीस देते हैं, सेरेंटली देते हैं हमें। तो ये जितने भी चीज़ें हैं प्रकृति की, ये हमें अंदर से शांति देती है और हम इनका प्यारापन हमेशा बना रहता है, ये कभी भी इनका प्यारापन कम नहीं होता है। आगे क्या कहा कवि ने, लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, डेथ, सैडनेस, डिसअपॉइंटेड, डेथ ऑफ नोबल अबॉन्ग पीपल। जितने भी, मतलब हमारी जो जिंदगी है वो एक ट्रायल की तरह है, हम बार बार प्रयास करते रहते हैं और हमें जितनी भी हमारी जितनी भी हम चीज़ों को खोते हैं तो दोबारा दूसरी चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं। आप मान लीजिए एक तरफ आपकी नेगेटिव थॉट है और एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट है। आप नेगेटिव थॉट से हटकर पॉजिटिव थॉट की तरफ जाएं तो आप क्या होगे, आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाएगा और आपको मन को अच्छा लगेगा। और जैसे ही आप नेगेटिव थॉट की तरफ जाते रहेंगे, आपका माइंड, जो आपका आपका माइंड भी आपका साथ छोड़ता रहेगा और उन नेगेटिव थॉट को ही अपनाता रहेगा। इसलिए हमेशा जीवन में पॉजिटिव थॉट को ही अपनाना चाहिए। और इसमें आगे बताया गया है कि अमोंग, जो डेथ ऑफ अमोंग पीपल, मान लीजिए कोई महान व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, बहुत आपको बहुत बुरा फील होगा। जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगा था। कितने उनकी जो समाधि थी उनको देखने भी कितने लोग आते हैं अभी भी, और आप उनकी समाधि के पास जाते हैं तो अभी आपको गर्व महसूस होता है। आप ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं अरे बाबू क्यों चले गए, नहीं ऐसा नहीं करते आप आपके अंदर एक गर्व फील होता है, एक महसूस होता है गर्व कि मैं भी ऐसा ही कोई महान व्यक्ति बनूं। आगे इसमें कहा गया है कि मैंस लाइफ बिकम्स वर्थ लिविंग बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच फ्लैश अपॉन माइंड्स स्क्रीन टू लिफ्ट द वेल ऑफ ग्लोम। तो अगर मान लीजिए कि आपका एक ग्लोम, एक बुरा दिन है, किसी दिन आपका बुरा दिन है, कोई एक घंटा आपके लिए बुरा हो गया, मान लीजिए आप किसी से आपके झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, तो वो आपके लिए, वो समय आपके लिए बुरा हो गया। लेकिन
ये थोड़ी ना है कि हमेशा आपके लिए एक बुरा समय रहेगा। देखिए, दुखों का आना और सुखों का जाना हमेशा ज़िंदगी में लगा रहता है। इसलिए दुःख भी आते हैं ज़िंदगी में, सुख भी आते हैं। इसलिए कोई भी दिन आपका खराब चला गया है तो अपने दूसरे दिन को खराब मत कीजिए। कोई समय आपका खराब चला गया है तो आप दूसरे समय को खराब मत कीजिए। क्योंकि अगर एक एक दिन में एक सेकंड खराब हो जाती है तो बाकी सेकंड को आपका सही उपयोग करना चाहिए। तो यही कहा है कवि ने कि जो बुरा दिन है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें अच्छे दिन की तरफ ले जाता है। ग्रांड लेजेसिस ऑफ द माइटी डेथ एंड द lowly tales have subtling effect on man। ये कहा गया है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी डेथ भी हमें एक सदमा देकर जाती है, लेकिन जब हमें उनके ऊपर गर्व होने लगता है, कोई उन्होंने महान काम किया हो, कोई क्रांतिकारी रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा अगर कोई महान काम किया हो तो भी वो उनका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। और ये सब जितनी भी चीज़ें कवि ने बताई है उनका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे होता है। इसमें डैफोडिल्स के बारे में मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे डैफोडिल्स मैंने लिखा नहीं है। तो जो ये ब्यूटी किड्स है, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ब्यूटी किड्स क्या क्या है, तो आपको बताना है द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज एंड गिव सेड किलरिस, मस्क, रोज एंड डैफोडिल्स। देखिए, डैफोडिल्स एक प्रकार का पौधा होता है जो कि जंगल में सबसे बड़ा पौधा माना जाता है और सबसे सुंदर पौधा होता है, ऐसा माना जाता है। कवि ने कहा है, मैंने नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है डैफोडिल्स अच्छा पौधा होता है और वो आपको एक खुशी देता है अलग प्रकार की। तो ये कविता थी, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर इसमें हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें जो पर्सोनिफिकेशन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ प्रकृति के बारे में इसमें बात की है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें मेटाफोर, जो रूपक अलंकार जिसको कहा जाता है, उसका उपयोग किया गया है, और एलिट्रेशन का भी इसमें है, और इमेजनरी का भी है। आपको बताया गया इसमें पहले कि इमेज कीजिए ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको खुशी देती है, तो इमेजनरी भी इसमें हो जाएगा। लास्ट पोइम रह गई, चलो हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर। देखिए, जो कविता है वो एक महिला के इनर फीलिंग को बताती है कि एक महिला अपने समाज से प्रभावित होकर, अपने हस्बैंड के अत्याचारों से प्रभावित होकर मतलब क्या क्या कर लेती है, और अंदर से अपनी मतलब एक फियरलेस महसूस करती है अंदर से। एक जो डरी हुई महिला है उसकी इनर फीलिंग बताई गई है इस पोइम में कि वो क्यों डरती है। बाय एड्रियन रिच के द्वारा ये लिखा गया है, आपको पोइट का नाम ध्यान रखना है अगर पूछा भी जाए तो पढ़ लेते हैं हम एक पूरा पैराग्राफ इसमें समझ लेते हैं। एक मिनट। Aunt Jennifer's tiger symbolize spirit of freedom which she herself is barefoot of। जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स है जो बना रही हैं, जो मतलब एक पर्दे पर वो टाइगर बना रही है, मतलब असली टाइगर की यहाँ पे बात नहीं की गई है, लेकिन वो पर्दे पर एक नकली टाइगर बना रही है। मान लीजिए उनके पास एक पर्दा है, सुई धागे से वो मतलब एक टाइगर बना रही है, टाइगर शेप का एक टाइगर शेप बना रही है एक पर्दे पर। उनका जो टाइगर है वो चमक रहा है, मतलब येलो टोपाज में है, और जो उनका मतलब जो टाइगर है वो बहुत ही चमक रहा है। और जो मतलब वो टाइगर बना रही है तो उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लिटरिंग कर रही है, उनकी अंगुलियां कांप रही है। अब आगे बताऊंगा क्यों कांप रही है, पहले इसको पढ़ते हैं। द टाइगर्स आर द डिवेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। डिवेलर्स का मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना, निवासी। तो जो टाइगर है वो कहाँ का निवासी है, ग्रीन फॉरेस्ट का, ग्रीन वर्ल्ड का, वहाँ का निवासी है टाइगर्स। आगे क्या कहा है, आर फियरलेस एंड फोर्सेस। ये भयभीत नहीं है, मतलब ये अनभयभीत है, ये डरा हुआ नहीं है, किसी से नहीं डरता है, और फेरसिस बहुत ही मतलब इच्छा शक्ति का ये प्रतीत होता है, बहुत ही ज़्यादा। जो टाइगर होता है वो बहुत ज़्यादा खुकार होता है, और मतलब उसे कुछ किसी का डर नहीं होता है। सीधी सी बात ये बताई गई है टाइगर के बारे में कि टाइगर किसी से नहीं डरता है। दूसरी तरफ उसी महिला के बारे में बताया गया है जो एड्रिन रिच है, जो आंट है वो डरी हुई है, और दूसरी तरफ टाइगर बिना डरा हुआ है। दो चीज़ों का यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ध्यान रखना। आगे, दिस इज एन स्टार्क कॉन्स्टेंट टू द सप्रेस्ड वुमनहुड इन आंट पर्सनैलिटी। दूसरी तरफ आंट पर्सनैलिटी के बारे में बात किया गया है कि जो आंट की पर्सनैलिटी है वो बहुत ही डरी हुई है, और वो किस लिए डरी हुई है वो इस पैराग्राफ में हम बात करते हैं, वो किस लिए डरी हुई है। अंकल मेड हर लाइफ वेरी burdensome burdensome the expression massive weight of uncle's wedding band symbolizes male dominance। वो डरी हुई है, अंकल की जो भारी अंगूठी है उन्होंने सगाई में दी थी, उस भारी अंगूठी से वो डरी हुई है।
अब देख इमोशंस इसका यहाँ पे वो अर्थ क्या है, मतलब अंगूठी का मतलब जो अंगूठी का वेट है वो ज़्यादा है इसलिए डरी हुई है, नहीं। इमोशंस यहाँ का मतलब ये है कि जो अंकल की जो अत्याचार है वो इतने बढ़ गए हैं कि अब उनका बोझ आंटी पर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अब सही नहीं जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कई परिवारों में ये होता है कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया जाता है, तो ऐसा ही आंटी के ऊपर भी हो रहा है। तो वो अपने अत्याचारों से परेशान होकर बताती है इसके बारे में कि वो कितनी डरी हुई है, कितनी सदमे में है वो, और अंकल से कितना ज़्यादा डरती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है एक मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग, ये सिंबलाइज है इस चीज़ का, ध्यान रखना आपको। सॉरी फ्रेंड। रिंग्स रेफर्स टू द confines, constraints, and the demands of marriage that bind a woman within the vicious grief of her unhappy married। वो खुश नहीं है इस शादी से, मतलब उनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन वो इस लाइफ से खुश नहीं है जो वो लाइफ अभी जी रही है। कि देखिए एक महिला अगर अच्छी लाइफ जीती है तो वो उस लाइफ से खुशी होती है, मतलब कि अगर वो शादी के बाद उसे मतलब उसका पति अच्छे से लगता है, उसका अच्छे से देखभाल करता है, तो वो अच्छे से जीती है ज़िंदगी। बट उस पर उसके सास ससुर और उसके जो पति है वो भी उस पर अत्याचार करते हैं एक महिला पर, तो वो अपने आप से टूट जाती है, अंदर से टूट जाती है, और उसे मतलब बहुत अच्छा फील नहीं होता है, बहुत बुरा फील होता है, और अपनी वो जो लाइफ है मैरिड लाइफ उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। आगे इसमें बताया गया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स विल सर्वाइव इवन आफ्टर हर डेथ। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें मतलब बताया क्या गया है कि जो आंट जेनिफर्स का बनाया हुआ टाइगर है वो मरने के बाद भी, मतलब यहाँ पे रियल चीज बताई गई है कि वो मरने के बाद भी गर्व महसूस करेगा। दूसरी तरफ जब आंट मर जाएंगी, यहाँ पे आंट की बारे में कुछ बात नहीं किया गया, उनके मरने के बाद बताया गया है कि जब आंट मर जाएंगी तब भी वो एक फियरलेस महसूस करेंगी, और वो अपनी गर्व की जिंदगी पर, मतलब गर्व की जिंदगी नहीं बिता पाई है वो, और मतलब पूरी जिंदगी वो डर के मारे बिता पाई है, और मरने के बाद भी समाज उन्हें यही कहेंगी कि ये जो डरी हुई महिला थी वो उनकी मौत हो गई है। तो दूसरी तरफ जहाँ पे टाइगर है वो मरने के बाद भी गर्व महसूस करेगा, लेकिन दूसरी तरफ आंट मरने के बाद भी फियरलेस महसूस करेगी। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाहते हैं पॉइंट। द टाइगर सी नेक्ड ऑन द पैनल विल रिमेन फियरलेस ब्रेव एंड मैजेस्टिक। तो टाइगर होता है बहुत बहादुर होता है, फियरलेस होता है, मैजेस्टिक होता है, उछल कूद करता है, और मतलब अच्छे से अपने शिकार भी करता है और गर्व के साथ जिंदगी जीता है। लेकिन दूसरी तरफ तुलना की गई है उस आंट से कि वो मरने के बाद भी डरी हुई है, और उनके अंदर कोई ब्रेव नहीं है, कोई वो मतलब बहादुर नहीं है। बहादुर तो है लेकिन वो आंट के मैसिव वॉइस, मतलब मैसिव बैंड इतनी है उनकी, मतलब इतनी ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं कि वो उनको सहन नहीं कर पा रही है। द आंट हर सेल्फ विल रिमेन अलाइव थ्रू हर आर्ट फ्रॉम हर पोइम्स। इस पोइम में यही बताया गया है कि आंट के जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है अंकल से, और जब वो मर जाएंगी तब के बारे में, उनके बारे में बताया गया कि वो डरी हुई महसूस करेगी। दूसरी तरफ टाइगर से तुलना की गई है। तो ये पॉइंट आपकी यही है, सारी पॉइंट आपकी ख़त्म हो गई है, सारी मतलब सारी पोइम्स आपकी ख़त्म हो गई है। अब आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए, एक एक पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, और ऑल बेस्ट आपके पेपर के लिए।